Good morning to all. Myself Vijaypal, PGT History, Government Senior Secondary School, Rodai, Rewari, Class 12th, Chapter 15th, संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत भाग 2. I welcome everyone to in this topic. पाठ के उद्देश्य. डियर स्टूडेंट्स, पाठ के इस भाग के उद्देश्य इस प्रकार हैं. पहला, संविधान निर्माण की प्रक्रिया के तहत यह जानना कि नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं. दूसरा, यह जानना कि पृथक निर्वाचिका की समस्या का समाधान किस प्रकार किया गया. तीसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का निर्धारण और संरक्षण किस प्रकार किया गया. चौथा, उत्पीड़ित समूहों को कैसे समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए गए. नंबर 5, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया. और छठा, राष्ट्र की भाषा के मसले का निपटारा किस प्रकार किया गया. पाठ के मुख्य बिंदु. डियर स्टूडेंट्स, पाठ के इस भाग के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं. पहला, अधिकारों का निर्धारण, और इसी मेन पॉइंट के 3 सब पॉइंट हैं. पहला, पृथक निर्वाचिका की समस्या. दूसरा, केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है. और तीसरा, हमें हजारों साल तक दबाया गया है. इस पाठ का दूसरा बिंदु है राज्य की शक्तियाँ, और इस दूसरे बिंदु में भी 2 भाग हैं. पहला, केंद्र बिखर जाएगा, और दूसरा, आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है. इस भाग का तीसरा मुख्य बिंदु है राष्ट्र की भाषा, और इस तीसरे बिंदु के भी 2 भाग हैं. पहला, हिंदी की हिमायत, और दूसरा, वर्चस्व का भय. तो डियर स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से हमारे 3 बिंदु हैं. पहला, अधिकारों का निर्धारण. दूसरा, राज्य की शक्तियाँ. और तीसरा, राष्ट्र की भाषा. अधिकारों का निर्धारण. डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस भाग के पहले बिंदु को. इस भाग में हमें देखना है कि नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं. क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए, और अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हो, और वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए. जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह बिल्कुल साफ हो गया कि उपरोक्त सवालों के जवाब सीधे नहीं हैं. हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन भाषण में कहा था कि हमें जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है, लेकिन यह भी कोई आसान काम नहीं था. जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे. इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था, और परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था. पृथक निर्वाचिका की समस्या. डियर स्टूडेंट्स, हमें इस भाग में यह समझना है कि संविधान सभा ने कैसे पृथक निर्वाचिका की समस्या का समाधान किया. पृथक निर्वाचिका का अर्थ होता है किसी समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा उसी समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव करना. 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया. बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते.
हमें ज़रूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हों। उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पृथक निर्वाचिका के पक्ष में दिए गए इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद जो गर्मागर्म बहस चली उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। आर.वी. धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था, अंग्रेज़ों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें अर्थात अल्पसंख्यकों को फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया है, राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, रक्तपात को जन्म दिया है और देश के विभाजन का कारण बनी है। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे अर्थात पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो। पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए गोविंद वल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। उनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमज़ोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। 1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज़ मिल सके। केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे संविधान सभा ने किसानों और आदिवासियों से संबंधित अधिकारों को सुरक्षित किया। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एन.जी. रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान सभा द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की ज़रूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। एन.जी. रंगा ने किसानों के साथ साथ आदिवासियों के हितों की भी आवाज़ उठाई। हालांकि आदिवासियों के ज़बरदस्त वक्ता के तौर पे जयपाल सिंह हैं। जयपाल सिंह ने कहा कि एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता होऊंगा, लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है तो वह मेरा समूह है। मेरे लोगों को
पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है। जयपाल सिंह पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उनको भी यह लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासियों की आवाज़ सुनने और उसके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। हमें हजारों साल तक दबाया गया है। प्यारे बच्चों, इस बिंदु में हमें यह देखना है कि संविधान में दमित जातियों अर्थात डिप्रेस्ड कास्ट के अधिकारों को किस तरह परिभाषित और सुरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी, जिसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। मद्रास के सदस्य जे नगप्पा ने कहा था, हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं और अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। मध्य प्रांत के श्री के.जे. खांडेलकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाया गया है। इस हद तक दबाया गया है कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है। न ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं। यही हमारी स्थिति है। बंटवारे की हिंसा के बाद अम्बेडकर तक ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी थी। संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि इससे भी सारी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी। जब तक सामाजिक भेदभाव को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तब तक लोगों की सोच में बदलाव लाना जरूरी है। हालांकि लोकतांत्रिक जनता ने संविधान सभा के इन सभी प्रस्तावों का स्वागत किया। राज्य की शक्तियाँ। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे इस भाग का दूसरा बिंदु है, जिसमें हमें यह देखना है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा या विभाजन किस प्रकार किया गया। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे, उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा। संविधान सभा में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत थे। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थी, परंतु इसमें केंद्र सरकार के पास अधिक विषय रखे गए और समवर्ती सूची में भी प्रांतों की बजाय केंद्र को महत्व दिया गया। खनिजों और प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार का ही नियंत्रण था। केंद्र बिखर जाएगा। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की थी। उन्होंने कहा था कि यह न केवल राज्यों के लिए बल्कि खुद केंद्र के लिए भी
सही होगा कि शक्तियों का पुनर्वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेवारियां होंगी तो यह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। राज्यों के बारे में संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा बंटवारा उनको पंगु बना देगा, क्योंकि अधिकतर शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी और राज्यों को पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इसी तरह की आशंकाओं से परेशान थे। उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहाँ तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों का बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं। अंबेडकर ने घोषणा की कि वे एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत केंद्र चाहते हैं। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र। गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी, लेकिन बंटवारे को देखने के बाद ज़्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। अब अधिकतर सदस्य मजबूत केंद्र की समर्थन में थे। राष्ट्र की भाषा। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे अध्याय के इस भाग का तीसरा बिंदु है। इसमें हमें देखना है कि संविधान सभा ने राष्ट्रभाषा के मुद्दे को किस प्रकार सुलझाया। संविधान सभा में कई महीनों तक भाषा के मुद्दे पर काफ़ी बहस हुई और कई बार काफ़ी तनातनी भी पैदा हुई। हालांकि 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी। हिंदी की हिमायत। डियर स्टूडेंट्स, इस बिंदु में हमें यह देखना है कि संविधान सभा के सदस्यों ने कैसे हिंदी की हिमायत की या हिंदी के पक्ष में अपने विचार रखे। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य R.V. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। हालांकि दूसरे सदस्यों ने जब इसका विरोध किया तो काफ़ी हंगामा खड़ा हो गया था और जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद सदन को शांत किया गया था। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी समर्थकों और विरोधियों के बीच एक फार्मूला विकसित किया था। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 सालों तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। साथ ही प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था। वर्चस्व का भय।
प्यारे बच्चों, इस भाग में हमें यह देखना है कि हिंदी को राजकीय भाषा घोषित करने पर दूसरे भाषा के लोगों को कैसे इसका भय या वर्चस्व बढ़ने का भय दिखाई दे रहा था। मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि गांधी जी के आह्वान पर दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा, विरोध का सामना भी किया, हिंदी के स्कूल खोले और कक्षाएं भी चलाई, पर इन सब का क्या नतीजा निकला। दुर्गाबाई ने पूछा कि सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सकते में हूँ। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा है। उर्दू तथा क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा है और हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमज़ोर करने वाले प्रयास से वो बेचैन और भयभीत हैं। मद्रास के श्री टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। चाहे लोगों के भय निराधार हो, उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। उन्होंने कहा, जब हम साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीज़ें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। निष्कर्षतः भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं से गुजरते हुए बना है। उसके कई प्रावधान लेन देन की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए थे। उन पर सहमति तब बन पाई जब सदस्यों ने दो विरोधी विचारों के बीच की जमीन तैयार कर ली। पाठ की दोहराई। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के तीनों प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद आइए एक बार पुनः पाठ की दोहराई करते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के तहत हमने यह जाना है कि नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए गए हैं। साथ ही यह जाना है कि पृथक निर्वाचिका की समस्या का समाधान किस प्रकार किया गया है। तीसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का निर्धारण और उनका संरक्षण किस प्रकार किया गया है। अगली बात, उत्पीड़ित या दमित समूहों को कैसे समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए गए हैं। अगला, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। और अगली बात, राष्ट्र की भाषा के मसले का निपटारा संविधान सभा में किस प्रकार किया गया है। गृह कार्य। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के सभी बिंदुओं पर विचार करने के साथ साथ
पाठ की दोहराई करने के आधार पर आपको गृह कार्य के लिए निम्न प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पृथक निर्वाचिका की समस्या संविधान निर्माण की जटिल समस्याओं में से एक थी, कैसे? दूसरा प्रश्न, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और जनजातीय समुदायों के हितों का भारतीय संविधान में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तीसरा प्रश्न, बंटवारे की हिंसा ने संविधान सभा को एक मजबूत केंद्र बनाने के लिए प्रेरित किया था, अपने विचार लिखिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा का मसला संविधान सभा पूरी तरह हल नहीं कर पाई थी, क्यों? और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान गहन वाद विवाद और आपसी समन्वय का नतीजा है, कैसे? डियर स्टूडेंट्स, पाठ के सभी बिंदुओं को पढ़ने तथा पाठ की दोहराई करने के आधार पर आपको गृह कार्य के लिए जो प्रश्न दिए हैं, उम्मीद है उनको आप आसानी से कर पाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।